फ्रेश फेसेस में देख रहा हूँ, जिनके चेहरों पे बड़ी पुरुमीदी है कि हम इस प्रोफेशन में कदम रख रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब होंगे। मुझे अपने उस्ताद की एक बात याद आती है कि लॉ प्रोफेशन एक ऐसी माँ है जो कि अपने हर बच्चे को खाना खिलाती है। और ये बात हमने जब उस वक्त हमें बताई गई थी तो हमने सीखी थी, तो हम ये नोट करते थे कि यार हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे क्लास में 1000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, ये कराची के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। इकनॉमिकली हम लोग सोचते थे कि कैसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, ये तो फिर पता नहीं, सब बेरोज़गार हो जाएंगे। उस वक्त भी हमें लोग कहते थे कि यार आप वकील क्यों बन गए, वकील में तो पहले क्या कम थे, आप बेरोज़गारी के लिए आएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज डाउन द लेन 25 साल बाद मैं देखता हूँ तो 25 सालों में वो 1000 स्टूडेंट्स में कुछ 4 या 5 लोग कराची में प्रैक्टिस करते हुए नज़र आते हैं, बाकियों का नहीं पता। वजह क्या थी? हौसला ना होना, मुस्तकिल मिजाजी ना होना, अपने वक्त का इंतज़ार ना करना। मैं यहाँ माफ़ी भी चाहूँगा जो बात मैं कहता चलूँ कि हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश जब आप करेंगे तो आप नाकाम होंगे। अंग्रेजी का एक मकौला है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। कामयाबी हमेशा मेहनत करने वाले के कदम चूमती है। ये बड़े बड़े वलियाओं का, बड़े बड़े लोगों का, लीगल एक्यूमेंट थिंकर्स का ये शोबा है। हमारे पास तो सिर्फ कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, इन लोगों की सिर्फ वो एक पस मंज़र या प्रोफाइल बताता जाता है कि उन्होंने सियासी तौर पे क्या काम किया। मगर आपको ये बात शायद बहुत कम पता हो, माँ सिवाय कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अलावा कि अल्लामा इकबाल वो भी बैरिस्ट्री कर चुके थे, सर सैयद अहमद ख़ान उन्होंने कानून की तालीम हासिल की थी। और ये आपको फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि LLB की लॉ की तालीम इस वक्त हर MNA MPA वगैरह या जो भी पॉलिटिक्स में होता है या मेंबर बनता है तो वो लाजमी हासिल करता है। अमेरिका की मिसाल ले लें, बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, इन सब लोगों ने बाकायदा तौर पे लॉ की तालीम हासिल की हुई थी और ये प्रोफेसर्स थे। क्यों इनका चुनाव किया गया, क्या वजह थी? इन्होंने पूरे मुल्क, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया के सदर थे ना, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉ प्रोफेशन। बहरहाल ये एक मोटिवेशनल स्पीचेस काफ़ी हो चुकी हैं, सब हो चुका है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता चलूँ, डेफिनेटली वकालत तो है ही है, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि मैं भी दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ रखूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको अपना पस मंज़र बता देता हूँ कि मैं ज़ैबुल के अंदर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ लॉ का मेंबर हूँ, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ क्रिमिनोलॉजी का मैं मेंबर हूँ ज़ैबुल के अंदर, और साथ ही मैं ज़ैबुल के अंदर मैं बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड का मेंबर हूँ। फिर कराची यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ का बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च का मेंबर रहा हूँ। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में करंटली मैं एडिटर हूँ एक रिसर्च जर्नल का, मेरे अंडर में रिसर्च जर्नल है। और ये आप मुझे बताते हुए आप लोगों को खुशी महसूस हो रही है ये अपनी नौइयत का पहला रिसर्च लॉ जर्नल है। जैसे कि शमीम साहब ने अभी बताया कि हमारे यहाँ इस लीगल प्रोफेशन में नई जिद्दतों जहतों की बड़ी ज़रूरत है। मैं उस दिन कहीं पढ़ रहा था और ये बड़ी दुखी दिल के साथ आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, और ये मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आप आने वालों को सबके साथ ये शेयर करूँ। इंटरनेशनली सालाना तौर पे जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो तकरीबन 4.4 मिलियन पब्लिश होते हैं। 44 लाख के करीब आर्टिकल्स इंटरनेशनली यूनिवर्सली पब्लिश होते हैं। और दुखी दिल की जो बात बताने की है वो ये है कि पाकिस्तान का इसके अंदर इनसिग्निफिकेंट रोल है। मैंने कोई भी पाकिस्तानी स्टूडेंट के, प्रोफेसर के, रिसर्चर के, थिंकर के कोई आर्टिकल्स उनके अंदर नहीं देखे हैं। लिखना तो दूर की बात है, रिसर्च आर्टिकल ही नहीं है। तो इस बात पे मुझे महसूस हुआ, मैंने कहा यार ये बड़ा इशू है यहाँ पे, और यही वजह है हमारे यहाँ आज तक, अगर आपने देखा होगा, सालिम भाई मेरे से एग्री करेंगे, साथ भी एग्री करेंगे, शमीम साहब भी एग्री करेंगे, हमारे यहाँ जो
अंग्रेज़ों का दिया हुआ कानून है वो तो ठीक है, दे दिया, आज तक हम इसको रिफॉर्म नहीं कर पाए। जब रिसर्च होगी तो रिफॉर्म होगा ना, रिसर्च नहीं होगी तो रिफॉर्म नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग जहन में रखें, डेफिनेटली अपनी आदत लिखने की डालें, अभी से डालें। इस वक्त माशाल्लाह तकरीबन हाल भरा हुआ है, कोई 150 के करीब स्टूडेंट्स हैं। अब आप ये सोचें कि मैं देख रहा हूँ ये 150 आर्टिकल्स हैं, 150 रिसर्चर हैं, 150 थिंकर हैं, यू नेवर नो आप लोग कहाँ जाते हैं। मगर आप लोगों ने अपनी आदत अगर बनाई हुई होगी राइटिंग की, सालिम साहब की बड़ी अच्छी आदत है, ये बड़े अच्छे थिंकर हैं, बड़े अच्छे लिखारी हैं, राइटिंग राइटर हैं, इनके अपने आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, छपती हैं। मैं भी काफ़ी ज़ाहिर तफल मकतब हूँ, तो कुछ ना कुछ इनकी से कुछ कंट्रीब्यूशन मैं लेता रहता हूँ। डेफिनेटली इनके 2 आर्टिकल्स हैं मेरे लॉ जर्नल्स के अंदर, इंशाल्लाह लजीज़ वो पब्लिश होंगे। तो आप लोगों ने वो आदत बना के रखनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5 साल के बाद डाउन द लेन आपके कोई आर्टिकल इंटरनेशनली हार्वर्ड लॉ स्कूल का जो लॉ जर्नल है वहाँ पब्लिश हो रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट होगा। एनीवेज, बहस बहुत की जा सकती है, बातें भी बहुत होंगी, शाम को 5 बजे तक भी बोल सकता हूँ उस पर। अब आते हैं मेन चीज़ पे जिसकी वजह से हम लोग ये सब यहाँ गैदर हुए हैं। और स्टूडेंट्स, जब हम लोग LLB किया करते थे तो उस वक्त फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली, उस वक्त जो है लॉ गेट के ये तमाम टेस्ट वगैरह मैंडेटरी नहीं होते थे। मगर अल्लाह की बड़ी करम नवाजी, माँ बाप की दुआएं होती थी कि हम शुरू से ही एक तरह के किताब में पढ़ने लिखने वाले थे, किताब से हमारी दोस्ती रही है, इल्म दोस्ती थी, बड़े बुज़ुर्गों की गैदरिंग में हम बैठा करते थे। तो उससे अल्लाह पाक का शुक्र है आज इस मकाम पे हम पहुँचे हुए हैं। लॉ गेट बेसिकली एक तरह का एडमिशन टेस्ट है, पहले आप लोगों को इसमें अवेयरनेस हो गई होगी। और टाइम को बचाते हुए मैं मुख्तसरन ये बताऊंगा कि हमारे पास 100 मार्क्स हैं। 100 मार्क्स में से दूसरे तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह उनके जिन्होंने एलोकेट किए हुए हैं, हमारे पास 2 तरह के जुरिस्प्रूडेंस हैं, एक तो मॉडर्न जुरिस्प्रूडेंस है और एक जिसको उसूल फ़िक़्ह कानून कहते हैं, और दूसरा है इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस जिसको उसूल फ़िक़्ह इस्लामी कानून कहते हैं। 10 नंबर के टोटल इसमें MCQs हैं और 5 एक के आएंगे, 5 दूसरे के आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जुरिस्प्रूडेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि जुरिस्प्रूडेंस थोड़ा सा ड्राई खुश्क सब्जेक्ट है, फ़लसफ़ा इसमें ज़्यादा है, और जो भी चीज़ फ़लसफ़े वाली होती है वो समझ में नहीं आती जब तक कि आप उसको एग्जांपल्स के साथ ना समझाएं। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह लजीज़, और आपको थोड़ा सा मुझे मेरा साथ देना है और थोड़ा सा आपने रिकॉल करना है अपने उस LLB के दौर को, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट जब पढ़ाया जाता है तो वो फर्स्ट ईयर में पहला सब्जेक्ट होता है, और आजकल 5 साल का इन्होंने LLB कर दिया है। तो जब बाय द टाइम स्टूडेंट फारिग होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि जो स्टूडेंट्स रहता क्या है, उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, उस पर ज़्यादा फोकस उसका CPC, CRPC, इंटरनेशनल लॉ, जो 3rd ईयर के या 5th ईयर के जो 10 सेमेस्टर्स के जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर उसका फोकस रहा होता है। तो वो अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स भूल जाता है कि क्या चीज़ है, बेस कहाँ थी भाई, वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, मगर पीछे पस मंज़र पे जो फ़िलासफ़ीज़ चल रही होती हैं वो सब की सब जुरिस्प्रूडेंस की चल रही होती हैं। स्टूडेंट्स, कोई आप लोगों से मुझे ये बता सकता है कि व्हाट इज़ जुरिस्प्रूडेंस? जुरिस्प्रूडेंस क्या है? एनीबॉडी? वन बाय वन। ओके, और फंडामेंटल, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? ओके, एंड यस, मदर ऑफ लॉ। ओके, एनीबॉडी एल्स? ठीक है, दैट इज मच क्लोजर, बट यू पीपल आर मिसिंग वन थिंग। क्या है? इट इज अ बेसिकली स्टडी, इट इज स्टडी ऑफ लॉ। या तो आप उसको स्टडी कह लें, या स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ, या स्टडी ऑफ लॉ। अगर आपने ये समझ लिया तो बाद में हमारे पास 5, 10, 12 किसके करीब जो है ना प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने अपने अंदाज में इसको बताया है। किसी ने उसको सिविल लॉ कहा है, किसी ने इसको जो है ना पॉजिटिव लॉ कहा है, ठीक है ना। बात लॉ की स्टडी को जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अब व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस? जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंशिया, it is a basically Latin terminology, jurisprudentia, the study of law,
whenever you study the law it is called the jurisprudence. jurisprudence basically है क्या? कुछ अरसे से, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड से जो प्रैक्टिसेस कॉमन लॉ में होती रही हैं उन्होंने कंपाइल करके एक बुक शेप में लेके आ गए हैं। आपने जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा ही है ना? क्या होता है? कस्टम्स होते हैं, प्रैक्टिसेस हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, और सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली अ कोडिफाइड लॉ। व्हेन वी से द कोडिफाइड लॉ इट मींस के जो पुराने जितने डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स हुए हैं उनको उन्होंने कंपाइल करके एक बुक शेप में नैरेटिव फॉर्म में कुछ सेक्शंस लेके 100, 200, 300 के करीब सेक्शंस बना दिए। दैट इज कॉल्ड द कोडिफाइड लॉ। ठीक है, ये आपको फर्क पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कोडिफाइड लॉ एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द जुरिस्प्रूडेंस इन द कॉमन लॉ। तो ये तमाम जो फलसफी थे, फिलोसोफर्स थे, फ्रॉम टाइम एंड अगेन उन्होंने अपनी फिलोसफीज को प्रोपाउंड किया, बताया, एक्सप्लेन किया। दैट बिकम द पार्ट ऑफ आवर जुरिस्प्रूडेंस। ठीक है, हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि जुरिस्प्रूडेंस क्यों ज़रूरी होता है, ये सब आपको आई होप के पता होगा। लॉ क्यों ज़रूरी होता है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को कैसे गवर्न करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इसमें हम नहीं जाएंगे, वो होपफुली आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉ गेट की ये बुक आप लोगों के पास, सबके पास अवेलेबल होगी। साक साहब के पास भी अवेलेबल है, पुराना एडिशन है। ये है सर उमर लतीफ़ अब्दुल फतेह, लॉ गेट एंड सी लॉ, नेशनल एकेडमी ऑफ लाहौर ने पब्लिश किया। ये कंप्रेहेंसिवली इज़ अ वेरी गुड बुक ऑन द लॉ गेट। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, पहले भी मैंने 1-2 दफ़ा लेक्चर दिए हैं यहाँ पे अपने अम्ब्रेला हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अम्ब्रेला में, तो मैंने ये स्टूडेंट्स को किया था। और मेरे ख्याल में आप लोग उसका हिस्सा हैं या नहीं है? व्हाट्सएप ग्रुप का कुछ है मेरे ख्याल में, फ्यू ऑफ देम। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप जो पिछली दफ़ा हमने हाई कोर्ट के लेवल पे एक ग्रुप बनाया था, जो हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी लॉ गेट की, तो हमने सबको इनवाइट किया था। हमारे जो मेंबर मैनेजिंग कमेटी हैं, अदनान साहब हैं, अदनान मलिक साहब हैं, तो मैंने उनको कहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, वो बना के उन्होंने ऐड किया था। तो काइंडली आप वो नंबर ले लीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, और होपफुली आप लोग उसमें ऐड हो जाएं अगर कैपेसिटी अवेलेबल होगी। अदरवाइज़ तो दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बना देगा जिसके अंदर टाइम एंड अगेन स्टूडेंट्स बहुत सी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस का। पेज नंबर 181 पे इन्होंने लिखा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। द वर्ड जुरिस्प्रूडेंस derives from the Latin term jurisprudentia, which means the study, knowledge or science of law. स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, लॉ गेट इज़ नथिंग स्पेशल। आप लोगों ने अगर किसी भी CSS का, PCS का, एयरफोर्स का, आर्मी का, नेवी का, जो इनका जो ऑफिसर्स का एग्ज़ाम्स होता है ना, कॉमन एग्ज़ाम्स होता है, IQ चेक करने वाला, जस्ट लाइक दैट। अब आपने ये देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ये कहे कि जी डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि दैट इज़ द स्टडी ऑफ लॉ, तो स्टडी ऑफ लॉ के लिए आपने सिनोनिम इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि स्टडी, नॉलेज एंड साइंस ऑफ लॉ। हमारे यहाँ लॉ गेट का जो पैटर्न है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होते हैं, 4-5 क्वेश्चंस में से सिलेक्ट करना है। अच्छा, आंसर्स का प्रॉब्लम ये होता है कि एक जैसे मिलते जुलते हैं, ट्विन सिस्टर्स, ट्विन ब्रदर्स की तरह लगते हैं वो, ठीक है। मगर आपने अलर्ट रहना है कि जनाब कौन सा कॉमन है। लेट्स से कि आपके पास एक क्वेश्चन आया स्टडी, जैसे कि जो स्टूडेंट्स मीन्स डैश ऑफ लॉ, और नीचे स्टडी भी लिखा हुआ है, नॉलेज भी लिखा हुआ है, साइंस भी लिखा हुआ है। जब मैंने बात की स्टडी ऑफ लॉ, तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए दैट इज द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय प्रोफेसर सैलमन। उन्होंने अपनी डेफिनेशन देते हुए इसको स्टडी ऑफ द सिविल लॉ कहा था। तो आपकी प्रेफरेंस स्टडी होनी चाहिए, ना कि साइंस, और उधर नहीं कहीं घूमिएगा, ठीक है। क्योंकि जो इंटेंशन होगी जो प्रोफेसर की या जो सेटर होगा पेपर का, उसकी यही होगी कि वो बेसिकली थ्योरी पूछना चाह रहा है कि वेदर ही इज अ कन्वर्सेंट विद द थ्योरी ऑफ द सैलमेट और नॉट। आपका सिलेबस भी सैलमेट पे ही बेस करता है, ठीक है। Jurisprudence is the eye of law, it is the grammar of law,
jurisprudence is regarded as the philosophy of law dealing with the nature and functions of the law. It contains the general principle upon which actual rules of the law are based. It is also called mother of all laws. अब इन्होंने फिट्जगेराल्ड की, सैलमेंट की, ऑसन की, हॉलैंड, रॉस्को पॉन्ड, लीगल रियलिज्म, कीटॉन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, बेंथम की तमाम डेफिनेशंस दी हुई हैं इस पेज पे। किसी ने इसको कहा है कि सर्टन टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू लॉ। ये फिट्जगेराल्ड ने एक डेफिनेशन फिलोसफर था, उन्होंने प्रोवाइड किए कि किसी भी लॉ के अंदर एक स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होंगी, दैट इज कॉल्ड द ज्यूरिस्प्रूडेंस।